याद उन्हें किया जाता है जिन्हें आप भूल जाते हैं, जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें याद नहीं करते। मैंने आज तक किसी के मुंह से मेरे वालिद साहब की बुराई नहीं सुनी। बायोपिक मैं बना रहा हूँ अच्छा अपने फादर पे। अच्छा उसमें मैं काफ़ी राज जो लोग नहीं जानते वो फाश करूँ। आप तो जानते, जब इंसान संघर्ष करता है, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं शुरुआत में, तो हर आदमी जो आपको अपनी प्रेजेंट फिल्म में नहीं ले पाता, वो कहता है कि यार इस फिल्म में नहीं, अगली में ज़रूर लूँगा। लेंगे। तो ऐसे कुछ 26-27 अगली फिल्में कर रहा था मैं। उस दौर में विलन होता था, एक हीरो होता था, एक मोना डार्लिंग होती थी। आप समझ गए, सब अलग अलग वो होते थे। आज के दौर में वो ट्रेंड नहीं है साहब। चलो एक बार हीरो की चाप चमचागिरी भी कर लो, उसके साथ आप जितना हो सके उसकी वो करो, लेकिन ये दो कौड़ी के कास्टिंग डायरेक्टर्स, इनकी चमचागिरी, जो फिल्म के नाम पे लड़कियों के साथ बदतमीजी, यहाँ तो अब तो साहब लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे। अच्छा पॉलिटिक्स में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है। अच्छा जब उनको ऐसा लगा कि हीरो जो है 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे आ रहे, 4 बजे आ रहे हैं, अच्छा तो उनको लगा कि अब मुझे अलग हो जाना चाहिए। हाँ, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मेरे एक कड़की के ज़माने के एक दोस्त था जिसका नाम सलमान खान। आधे से ज़्यादा लोग मुझसे इस चक्कर में मिलते हैं कि मैं उनको सलमान खान से मिला दूँ। मेरे वालिद और सलीम अंकल का बहुत पुराना रिश्ता है, हमारे घर में रहे सलीम अंकल। आवाज़ तो उनकी थी, वही थी, अंदाज भी उन्हीं का था। हाँ, ये थी कि घर पे मोना डार्लिंग नहीं थी, हमारी अम्मा थी। रुपहले पर्दे पर वो लायन कहलाए। उनके कई डायलॉग मशहूर हुए, जैसे लिली डोंट बी सिली, मोना डार्लिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजीत साहब की। उनके साहबजादे शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है शहजाद भाई आपका। शुक्रिया। वालिद साहब के आपका जन्मदिन भी है, किस तरह से याद करते हैं उन्हें? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें आप भूल जाते हैं, बहुत। जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें याद नहीं करते। वो आपके साथ रहते हैं और मरते दम तक बिल्कुल साथ रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री का, आप भी एक्टिंग में आए। लगता है कि आपको वो ड्यू नहीं मिला जितनी उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो उनका अंदाज था। हालांकि अगर आप कद काठी देखें तो बहुत कुछ मैच करता था अजीत साहब से आपका। देखिए, वक्त वक्त की बात होती है। उनके दौर में फिल्में ऐसी बनती थी जिसमें पहले तो वो हीरो थे, हाँ, पहले ब्लैक एंड वाइट ज़माने में। बिल्कुल। फिर वो विलन बने और उसमें उनके बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त राजेंद्र कुमार साहब जी, उन्होंने उन्हें कन्विंस किया। सूरज पहली फिल्म थी उनकी एज अ विलन, और इत्तेफाकन उस साल में मैं भी पैदा हुआ था जिस साल में सूरज रिलीज़ हुई, और वहाँ से उनका विलन का सफ़र शुरू हुआ। अब उस दौर में विलन होता था, एक हीरो होता था, एक मोना डार्लिंग होती थी। आप समझ गए, सब अलग अलग वो होते थे। आज के दौर में वो ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। आज के दौर में हीरो ही सब कुछ कर रहा है, हीरो को हर फ्रेम में नज़र आना है। और दूसरी बात मेन ये है कि मैं काम अपने टर्म्स पे करता हूँ। जैसे मेरे वालिद साहब मरहूम थे, मैं अपने टर्म्स पे काम करता हूँ। मैं चाहूँ तो कल 10 फिल्म में साइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे चमचागिरी नहीं होती। ठीक है, मैं किसी हीरो के साथ बैठ के रात भर बैठ के शराब नहीं पी सकता, क्योंकि मैं शराब पीता ही नहीं। या जो कुछ वो करते हैं उलझुल हरकतें, वो मैं नहीं कर सकता। और रोज़ी देने वाला ऊपर वाला है, मैं ये मानता हूँ। भूखा उठाता ज़रूर है, भूखा सुलाता नहीं है। तो जब उसके हवाले हम हैं, तो इन लोगों के क्यों हम चाटुकारी का। तो शिकवा है आपको, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोरेंस या जो भी कहें, किन्हीं भी कारणों से? ऑफ कोर्स शिकवा नहीं इसको कहेंगे आप। ये है कि हमें बेहतर किरदार मिल सकते हैं, बेहतर रोल मिल सकते हैं।
अब एक और भी बीमारी आ गई है हमारी इंडस्ट्री में जो मेरे वालिद साहब के दौर में नहीं थी। जी। पहले जब हमने शुरू किया था काम करना तो उस वक्त ये कास्टिंग डायरेक्टर्स ये सब नाम के लोग नहीं थे। सीधा डायरेक्टर होता था और एक्टर होता था। अब एक कास्टिंग डायरेक्टर आ गए साहब, चलो एक बार हीरो की चाप चमचागिरी भी कर लो, उसके साथ आप जितना हो सके उसकी वो करो। लेकिन ये 2 कौड़ी के कास्टिंग डायरेक्टर्स, इनकी चमचागिरी, उससे बेहतर है कि आप कुछ और करो। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। उसके बाद चमचागिरी नहीं, फिर ये जो आजकल आप हर टाइम देखते हैं कि फलाना लड़की से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, फलाना लड़की से उन्होंने ये हरकत की फिल्म के नाम से। ये सब वो बदमाश है, ये ठग है। और मैं चाहता हूँ कि ठगों को, ये बदमाशों को ना बंद कर दिया जाए। कास्टिंग डायरेक्टर की बात कर ये रहे हैं जितने भी ठग वाले कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो अच्छे हैं वो ठीक है, लेकिन जो फिल्म के नाम पे लड़कियों के साथ बदतमीजी, यहाँ तो अब तो साहब लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे हैं। अच्छा। ये कास्टिंग डायरेक्टर्स, इन सबको जेल में बंद कर देना चाहिए। ये कोई तरीका है? तो आपने कुछ ऐसी कास्टिंग एजेंसीज वगैरह के साथ कभी संपर्क में आए हैं कि कुछ काम हो आगे? मैं कास्टिंग एजेंसीज के संपर्क में आया नहीं, ना संपर्क करता हूँ उनको। जिनको लेना है वो कॉल करते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो मेरे टर्म्स में मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो सलाम वालेकुम। जब आपके करियर की ही बात हो रही तो एक फिल्म हमेशा याद आती है जो हमेशा बहुत सुपरहिट, अंदाज अपना अपना, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं आप, किस तरह से? सर उसके बारे में थोड़ा सा नहीं बता सकता हूँ, मुझे अच्छा। बहुत सारा सा बताना पड़ेगा। बहुत सारा बता दीजिए, वक्त है हमारे पास। देखिए साहब, वो फिल्म कहते हैं ना, नेकी कभी राया नहीं जाती है। जी जी। आपकी नेकी आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगी और आपकी बदी भी आपके काम आएगी। बिल्कुल। कर्मा जो है बड़ी जालिम चीज़ है। बिल्कुल। तो कभी की हुई नेकी जो है वो काम आ गई। हमारी मुलाकात हुई विनय सिन्हा जी से, हमने उनकी एक वीडियो फिल्म की जिसके डायरेक्टर थे अमजद खान साहब, जिन्हें सारा शहर गब्बर सिंह के नाम से जानता था, पूरी दुनिया। हम तो उन्हें अमजद भाई बुलाते थे क्योंकि उनके वालिद का और वालदा का बड़ा हाथ रहा मेरे वालिद और वालदा की शादी कराने में। अच्छा। तो हमारे तो बहुत पुराने ताल्लुकात, घरेलू ताल्लुकात थे उनसे। तो उनकी फिल्म मतलब वो डायरेक्टर थे, विनय सिन्हा जी प्रोड्यूसर थे, मैं विलन था, सचिन पिलगांवकर साहब उसके हीरो थे और एक और लड़की थी जी। वो हीरोइन थी। मुश्ताक मर्चेंट साहब भी थे, अंजन श्रीवास्तव साहब भी थे। बड़े अच्छी कास्ट थी उस वक्त के। गुलशन कुमार जी जो है वो उसके प्रोड्यूसर थे। अगर अच्छा। आपको याद हो तो कुछ 4-5 फिल्में गुलशन कुमार जी ने अनाउंस की थी वीडियो फिल्म में, लाल दुपट्टा, मलमल का, बिल्कुल याद और है। हमारी ये अभी तो मैं जवान हूँ, फिर बाहर आने तक, ऐसी 4-5 फिल्में उन्होंने लॉन्च की थी, जिसमें से एक हमारी ये फिल्म थी अभी तो मैं जवान हूँ जी। उसके दौरान मेरे और विनय जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात, घर जैसे ताल्लुकात बन गए। और डैडी को तो वो जानते ही थे, लेकिन मेरे एक पर्सनल रिलेशन उनके साथ बन गए। और उन्होंने कहा कि जब कभी हम फीचर फिल्म बनाएंगे हम आपको ज़रूर कास्ट करेंगे। अच्छा। और आप तो जानते, जब इंसान संघर्ष करता है, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं शुरुआत में, तो हर आदमी जो आपको अपनी प्रेजेंट फिल्म में नहीं ले पाता, वो कहता है कि यार इस फिल्म में नहीं, अगली में ज़रूर लूँगा। तो ऐसे कुछ 26-27 अगली फिल्में कर रहा था मैं। हर आदमी जो कह रहा था सर अगली, मैं बोला सर पता नहीं, मैं आपकी एक को तो मैंने कह दिया, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत बड़े डायरेक्टर थे जी। मैंने कहा सर पता नहीं मैं आपकी अगली फिल्म कर पाऊँगा कि नहीं। तो एकदम वो मुझे ऐसे घूर के देखने लगे। मैं बोला देखिए घूरिए मत, क्योंकि मैं 25 अगली फिल्में कर रहा हूँ। तो हंसने लगे वो। तो ये हमारे इंडस्ट्री का एक निज़ाम है जी। तो यू हैव टू गो विद द फ्लो। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है। अच्छा। बट इंडस्ट्री में वही सरवाइव कर सकता है जो वक्त के साथ बदले।
ठहरा हुआ पानी जो होता है उसमें कोई हाथ नहीं डालता, बिल्कुल। लेकिन हर आदमी बहते हुए पानी के साथ। सो यू हैव टू चेंज विद टाइम। बिल्कुल। हमने भी अपने आप को बहुत चेंज किया है वक्त के साथ। ये और हाँ, रही बात अंदाज अपना अपना की, तो हमारे वहाँ स्क्रीन पेपर आता था, जी। तो उसमें मैंने देखा सेंटर स्प्रेड, हाँ। अंदाज अपना, विनय सिन्हा फिल्म प्रेजेंट्स, अंदाज अपना अपना, आमिर, सलमान, रवीना, करिश्मा, राज संतोषी साहब डायरेक्टर, पूरा सेंटर कलर स्प्रेड, मतलब बहुत उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, मेरा नाम कहीं नहीं। तो साहब फ़ोन की घंटी बजी। कहते ना ऊपर वाला वो कौन सी घड़ी होती है जो बंदे की दुआ या वो सुन लेता है। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उस वक्त लैंडलाइन होते थे, तो हर कमरे में एक फ़ोन था। तो हमारे नौकर ने भी फ़ोन उठाया, तो बोला हेलो हम विनय सिन्हा। तो मेरा नौकर कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैं बोला यार, उसको हमारे नौकर को कम सुनाई देता। मैं बोला भाई फ़ोन रखो, मेरा फ़ोन है। तो फिर मैंने उनसे बोला हम विनय जी बोल रहे हैं। हाँ विनय जी। मैं बोला क्या बात है, मैं क्या टाइमिंग है? मैंने कहा कि यहाँ मैं आपका स्क्रीन पेपर का ऐड देख रहा हूँ। बोला आप फ़ौरन सनी सुपर साउंड आ जाइए। मैंने कहा जी मैं अभी आता हूँ। उस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी सब। बैंड स्टैंड से वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा पौना घंटा। हम पहुँच गए, तो विनय जी ने मुझे राज संतोषी साहब से मिलाया। फिर राज जी ने कहा कि उनके फादर पीएल संतोषी साहब ने मेरे वालिद साहब के साथ काम किया था, एज अ हीरो मेरे वालिद साहब थे उनकी फिल्मों में। अच्छा। बोले आज मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ काम करने में। सर मुझे भी मौका मिल रहा है आपके साथ काम करने का। और बोले कि सारी कास्टिंग मैंने की, लेकिन ये एक कैरेक्टर है भल्ला का, हाँ। जिसके ऊपर विनय जी मेरे साथ वो हो गए कि नहीं ये कैरेक्टर तो शहजाद करेगा। तो बोले बस मेरी आपसे एक ये है कि आप इसमें आप अपने फादर की आवाज़ में। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं एज लॉन्ग एज मेरे फादर की आवाज़ है तो मैं बिल्कुल निकाल ही लूँगा, लेकिन अगर आप किसी और फादर की बोलेंगे तो मैं नहीं निकाल सकता। तो इस तरह से मुझे वो फिल्म मिली, और इत्तेफाकन उस वक्त तो सिर्फ 25 हफ्ते चली थी, लेकिन अब वो कल्ट क्लासिक हो गई है। बिल्कुल कल्ट क्लासिक हो गई। तो उस वक्त शूटिंग का माहौल, सलमान, आमिर, रवीना, करिश्मा, बहुत अच्छा माहौल होता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम शूटिंग पे जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पहले दिन का शूटिंग जो शुरू हुई, पहले तो मुहूर्त हुआ बहुत बड़ा महबूब स्टूडियो में, फिर सन एंड सैंड में पार्टी थी, और उसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई फिल्मिस्तान में, तो शूटिंग ही मुझसे और विजू खोटे साहब और परेश रावल साहब को, जो हमारे जो डेन के सीन्स थे, वो उससे शूटिंग शुरू हुई, और बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं तो नया था उस वक्त जी, और इतने धुरंधर मेरे सामने थे, खास करके परेश रावल साहब और विजू खोटे साहब। वो बाद में शक्ति की कहानी बाद में सुनाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से, और कॉमेडी, और लेकिन कॉमेडी विद अ वेरी पोकर फेस। आप खुद नहीं हंसेंगे, हालात लोगों को, ऑडियंस को हंसाएगा। दैट वाज द होल जिस्ट ऑफ द फिल्म। और आज जो फिल्म को इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि उसमें डायलॉग्स और उसमें जो सिचुएशन थी उसने लोगों को हंसाया बहुत। बिल्कुल। और जो भी मुझे मिलता है वो कहता है कि कम से कम उसने 50 या 100 टाइम अंदाज अपना देखी। मैं भी उनमें से एक हूँ, बहुत बार मैंने भी देखी है। अभी रिलीज हुई थी 2025 में जी। और अब बहुत जल्दी पार्ट 2 शुरू होने वाली है। उस पर काम चल रहा है। विनय जी से मेरे भी बड़े अच्छे रिलेशन थे। उनकी मौत से पहले 1 महीने पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था इकबाल हम प्लान कर रहे हैं अंदाज अपना अपना का सीक्वल का। जी बताया था, उन्होंने जिक्र किया था। खैर बहरहाल अभी आप शक्ति कपूर की कुछ कहानी बताने वाले थे। शक्ति कपूर साहब की अंदाज अपना अपना की कहानी मैं बताता हूँ। वो जो पोर्शन था वो हमने पहले टीनू आनंद साहब के साथ शूट किया था। अच्छा। मुकेश मिल्स में। हाँ। फिर राजी को एडिटिंग के बाद उनको लगा कि नहीं तो कुछ और उसमें पंचेस ऐड करने चाहिए। तो जब उन्होंने दोबारा शूटिंग रखी और टीनू आनंद जी से संपर्क करने की कोशिश की, तो टीनू जी ऑलरेडी कनाडा में शूटिंग कर रहे थे किसी और फिल्म की।
फिर उन्होंने दोबारा पूरा रीशूट किया शक्ति कपूर को लेके। तो दिन में जो हमारे जो पोर्शंस थे ना, जिसमें वो शक्ति हमारी स्कूटर ले जाता है, कपड़े ले जाता है मेरे, वो दिन में शूट होते थे, और रात में जो हम क्लाइमैक्स शूट करते थे, क्राइम मास्टर वो जो है वो पूरा डेन क्लाइमैक्स रात में शूट होता था, दिन में हम लोग को बरहाइना करने का प्रोसेस चल रहा था। शूटिंग के दौरान जैसे अंदाज अपना अपना हो या कोई और भी फिल्में हो, देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, अजीत साहब की बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। चाहे मैं खुद ही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उनकी पुरानी फिल्में नहीं, लेकिन मुग़ल आज़म वगैरह तो मैंने देखी ही है, लास्ट में उनकी जिगर भी देखी है, रिस्पेक्ट थी उनकी। कभी शूटिंग के दौरान ऐसी बातें होती थी यार अजीत साहब के बारे में, किस तरह लोग याद करते थे उनको? मैंने आज तक, मेरा अल्लाह गवाह है जी, मैंने आज तक किसी के मुंह से मेरे वालिद साहब की बुराई नहीं सुनी, खास करके फिल्म इंडस्ट्री से। जी, किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि यार तुम्हारे डैडी ऐसे थे या वैसे थे, या मेरे पैसे खा गए या कुछ, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं सुना। जी, तो इसका ये मतलब था कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। बिल्कुल। चाहे घर पे वो बहुत बड़े हिटलर थे, लेकिन अच्छा, शूटिंग के दौरान और अपने इंडस्ट्री में वो बहुत ही अच्छे और वेरी डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंडेड पर्सन, नेक दिल इंसान जिसको हम जी जी, जरा सा गुरूर घमंड नहीं था उनमें। अभी आप कह रहे घर पे हिटलर थे? वो हम बच्चों के साथ। अच्छा। सख्ती करते थे। हाँ, क्योंकि क्या है, उनका भी प्रॉब्लम क्या था कि मेरे दादा मरहूम जो थे बशीर अली खान जी, वो निज़ाम की आर्मी में थे। हाँ, तो उनको जिस किस्म की परवरिश मिली मेरे वालिद साहब को, उस किस्म की परवरिश उन्होंने हमें देने की कोशिश की जी, और काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि उस वक्त तो बहुत तकलीफ़ होती थी जब 3-3 गाड़ियाँ नीचे खड़ी और हमें कहा जाता था बस से जाइए। अच्छा, हाँ, या तो पैदल जाइए, स्कूल वगैरह जाने के लिए? नहीं, स्कूल में तो खैर बस हाँ, स्कूल जाते थे, कहीं बाहर जाने स्कूल हमारी बड़ी दूर थी, माहिम में थी, बॉम्बे स्कॉटिश। लेकिन अगर कोई कहीं जाना है ट्यूशन्स पे या ये, तो बस वस ये वो सब का हमें इस्तेमाल करना पड़ता था। अच्छा, हाँ, फिर कई बार हमें कहा गया ट्रेन से जाइए। ओके। तो उन्होंने हमको बहुत ही नॉर्मल जैसे होते ना वैसे पैम्पर करके नहीं पाला है। नहीं, पैम्पर करके बिल्कुल नहीं रखा। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी सीख है वो। उस वक्त तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अगर उन्होंने उस वक्त वो तरबियत नहीं दी होती बिल्कुल, तो हम इतने साल सरवाइव नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री में। देखिए, इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वक्त आता है जब किसी एक्टर के पास काम होता है, किसी एक्टर के पास काम नहीं होता है। लेकिन जब काम नहीं होता है तो आदमी को अपना जो वक्त है वो काम पाने में कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और कैसे अपने इसको ना दिमाग को गलत चीज़ों में नहीं लगाना, फास्ट मनी में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जो आप मेहनत करके कमाते हैं, चाहे 1 रुपये क्यों ना हो, वो आपके उल्टी सीधे मतलब कमाए तरीके से अगर 10 रुपये भी आता है तो वो टेंशन भरा होता है। मेहनत करके का 1 रुपये जो है वो 1 करोड़ के सुकून देता है, बहुत सुकून देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन से ख्वाहिश थी वालिद साहब को देख के आपको एक्टिंग करने की? इनफैक्ट मुझे लगता था कि मैं पैदा ही हूँ एक्टिंग करने। अच्छा। हाँ, मुझे अंदर से जब जैसे ही मैं इस धरती पे मैं प्रकट हुआ तो मुझे लगा कि मैं एक्टिंग के लिए पैदा हुआ। आप समझे? जी। और वो मैं कर रहा हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूँगा। तो अजीत साहब के साथ कभी शूटिंग वूटिंग पे जाते थे शहजाद भाई? एक्चुअली 2-3 बार हम गए थे। वो एक तो रज़िया सुल्तान का सेट उन्होंने हमको दिखाया उस वक्त, तो बहुत ही मतलब इट वॉज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। फिर जब कभी महबूब स्टूडियो में होती थी तो हम वहाँ जाते थे, जाने मन की शूटिंग और ये सब फिल्में हम देखते थे बस। क्योंकि देखिए, शूटिंग देखना जो है ना, एक बच्चे के लिए ख़ास करके हाँ, बहुत ही मतलब एक बोरिंग काम होता है। बिल्कुल। आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप उससे किसी चीज़ से इन्वॉल्व है तो कोई मसला नहीं है,
बिल्कुल। आप बैठे रहते देखते रहते, डायलॉग्स चल रहे हैं, कट एक्शन कट एक्शन कट। हाँ। तो ये इस किस्म की चीज़ चलती रहती है। मैं एक किस्सा आपसे ज़रूर शेयर जी करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल। मैं उस स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, मुझे मेरे ख्याल से जाने मन फिल्म ही थी शायद। वो टैंक का सीन था या क्या, वो सेट लगा था। तो मैं गलती से डैडी के कमरे के बदले देव साहब के कमरे में चला गया। अच्छा। और वहाँ आईने के सामने खड़े होके कुछ टोपियाँ रखी हुई थी, वो पहन के मैं एक्टिंग कर रहा था, कुछ कुछ भी वाइल्ड चीज़ कर। तो अचानक दरवाज़ा खुला, पीछे से देव साहब मुझे देख रहे थे। अच्छा। वो आए, मेरे को बोले, यंग बॉय तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? अच्छा। मैंने कहा मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ और मैं फ़लाँ का बेटा हूँ। ओह आओ आओ आओ। मैं तो फिर मुझे ले गए अपने मेरे वालिद साहब के मेकअप रूम में, और उन्होंने वालिद साहब से कहा कि अजीत ये ज़रूर बड़ा होकर एक्टर बनेगा। ये मेरे मेकअप रूम में प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने ऐसे ही देखा, बोले इसको जो बनना है बने। अच्छा। वाले किसी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि ना बांध के रखे। हम्म। वो ऑफ कोर्स हर बाप चाहता है कि उसका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, हाँ। इंजीनियर बने, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने। बिल्कुल। जब हम धरती पे प्रकट हुए लोगों का मनोरंजन करने, तो फिर हम कैसे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? बिल्कुल। हम एक्टर ही बनेंगे। कभी अजीत साहब अपने स्ट्रगल के दौर के बारे में बताते थे कि किस तरह से वो, क्योंकि वो आए थे हैदराबाद से, मेरे ख्याल में भाग के आए थे कुछ, कॉलेज की किताबें बेच के आए थे। कॉलेज की किताबें। हाँ। एक्चुअली उनके आइडल थे, जिनको वो आइडलाइज करते थे, वो थे पृथ्वीराज कपूर साहब। और मेरे वालिद साहब की सबसे बड़ी जो फतेह थी वो ये थी कि जब उनको मुग़ल आज़म में उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो आई थिंक दैट वाज हिज बिगेस्ट ट्रॉफी या बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द ऑलमाइटी, दैट ही गॉट अ चांस टू वर्क विद दिस आइडल। बिल्कुल। और उनकी स्कूल में जितने भी टीचर्स थी वो सब कहते थे, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यू। एंड वो फुटबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, वहाँ स्टेट लेवल पे उन्होंने फुटबॉल भी खेला है हैदराबाद के लिए। अच्छा जी। और वो कहते थे कि यार आप तुम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम जाओ फिल्म इंडस्ट्री में जाओ। तो हो सकता है वो लोग तेलुगु इंडस्ट्री के लिए कहते हो, ये फिल्म हिंदी इंडस्ट्री में आ गए। और फिर वो किसी भी तरह, और मेरे जो दादा मरहूम थे वो हिटलर के वालिद थे। तो वो इस सब चीज़ एक्टिंग वगैरह को ना बहुत ही बुरा समझते थे। आप तो जानते ही आप तो जानते ही कि एक मुस्लिम परिवार में से कितना एक्टिंग को उस वक्त, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी अलग अलग हाँ, फतवे निकलते हैं उस बातों पर। हाँ। कि पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी कहता है कि एक्टिंग जो है वो हराम है या हराम की कमाई है, मैं उन साहब से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत एक्टिंग में लगती है ना साहब, उतनी मेहनत और किसी चीज़ में नहीं लगती। दिन भर हम धूप में खड़े रहते हैं, एक शॉट ओके करने के लिए कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, एक सीन करने के लिए पूरा दिन निकल जाता है। हमारे हर कोने से, जिस्म के हर कोने से पसीना टपकता है, तब भी हम चुप रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत जो है, मजदूरी आप कह सकते हैं, मेहनत और मजदूरी जो है वो एक्टिंग में है। बाकी तो आप एसी कैबिन में, अच्छा दूसरी बात ये भी है कि एक्टिंग में एक्टर को खुद जाना पड़ता है। अगर उसका जुड़वा भाई भी हो तो वो भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। बाकी कोई भी और प्रोफेशन हो, आप अपने जूनियर को भेज सकते हैं, आप अपने असिस्टेंट को भेज सकते हैं, लेकिन एक्टर को, चाहे उसको बुखार हो, बीमार हो, कुछ भी हो, अगर उसकी शूटिंग है, सेट लगा है या वो है, तो उसको झक मार के जाना पड़ता है। कितना मुश्किल प्रोफेशन है और लोगों ने इसको मजाक समझ रखा है। अजीत साहब जिस तरह से एक्टिंग करते थे, रियल लाइफ में भी कुछ इस तरह से बात करते थे? क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। उनको आवाज़ तो उनकी थी, वही थी, अंदाज भी उन्हीं का था। हाँ,
ये थी कि घर पे मोना डार्लिंग नहीं थी, हमारी अम्मा थी। हाँ, मोना डार्लिंग सेट पे होती थी। हाँ, लेकिन उनका तरीका, तौर तरीके तो वही थे। हम्म, और हाँ, बहुत ही मतलब हॉट टेम्पर्ड, अच्छा। शॉर्ट टेम्पर्ड थे वो घर पे। एटलीस्ट हम तो, आप तो बहुत मजाहिया लग रहे हैं मुझे बातों से। मैं ना, हाँ, हाँ बिल्कुल, हो सकता है मैं अपनी वालदा पे की नेचर पे गया हूँ। अच्छा, उनको हंसी मजाक मेरी वालदा को पसंद था, क्योंकि मेरे वालिद साहब हम लोग के साथ तो बहुत बड़े हिटलर बने रहे। तो अब हमने उनका हिटलर रूप ही देखा है। अच्छा, अब लेकिन वो अच्छा है। वो जो उन्होंने हमको सिखाया ना, मैं कहता हूँ कि हर हर बाप को अपने बच्चों के साथ यही तरबियत देनी वो चाहिए। तरबियत देनी चाहिए। बिल्कुल। एक एक दीवार होनी चाहिए जिसमें बेटा जो है वो दीवार फांग के बाप की उसमें ना आए, और बाप उस दीवार को कूद तोड़ के के, बेटे हाँ। के इसमें ना, वरना इज्जत का दायरा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही मेरे वालिद साहब के दोस्त लोग आते थे, फौरन उनके बिना बोले हम उठ के वो कमरा खाली करके चले जाते थे। हमको पता है कि भाई अब ये बड़े लोग हैं, ये बड़े बातें होंगे, हमको इससे, हमें यहाँ नहीं बैठना है, हम अपने अपने कमरे में। उस वक्त ना हमारे पास वीडियो गेम्स होती थी, ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। अपने किताब पढ़ रहे हैं, या कुछ बुक पढ़ रहे हैं, या कॉमिक पढ़ रहे हैं, या उस किस्म की। टीवी भी बहुत ही एक ही टीवी जो होती थी हॉल में, वो भी, और वो दूरदर्शन चैनल ही आता था एक। तो हमने इस तरह से हमारी तरबियत हुई है। और मैं कहता हूँ कि हर बाप को ये, काश मैं और कोचिंग दे सकता था इसके बारे में, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को खिलाइए सोने का निवाला, लेकिन रखिए शेर की नज़र। वे तो जब आप शेर, आप अपने बच्चों के साथ फिर, मैं वही करता हूँ, मतलब आप अपने बच्चों के लिए भी हिटलर हैं। हिटलर हूँ। जी। सोने का निवाला खिलाता हूँ, लेकिन शेर की नज़र रखता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से वही फार्मूला देखा है। जो मैंने फार्मूला देखा है, मैं भी वही फार्मूला और आपके इस्तेमाल वालिद ने करूँगा। भी गालिबन वही फार्मूला देखा होगा, क्योंकि जी आपके जी दादा जी। निज़ाम की सेना में थे। बिल्कुल। तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा एक बेटा जो है वो साजिद नडियाडवाला के साथ है। ही इज़ इनटू डायरेक्शन। अच्छा, अभी उसकी फिल्म आ रही है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर है वो, उसमें वो। हाँ। और काफ़ी फिल्में पहले की है उसने, बागी 3, अच्छा। और काफ़ी फिल्में की है। अभी उसकी फिल्म आ रही है वेलकम टू द जंगल, ओके, फिरोज नडियाडवाला की, उसमें एज एन असिस्टेंट अहमद खान के साथ जुड़े हुए ओके। हैं, अहमद के साथ। और एक बेटी है जो अभी पढ़ रही है, मास मीडिया का कोर्स और वो सब कर रही है वो। वेरी गुड। और एक छोटा बेटा है जो अभी 8th स्टैंडर्ड में है। पर्दे का विलन जब मुंबई भाग के आता है किताब बेचकर, तो वो हफ्ता देने से इनकार कर देता है विलन को। थोड़ा सा उस कहानी पे अगर, मेरे ख्याल से वो क्रॉफर्ड मार्केट एरिया या उसकी कहीं की बात है, वो जहाँ सोते थे वहाँ का वहाँ का जो गुंडा था, हाँ हाँ, वो उन्होंने इनसे हफ्ता मांगा, और इन्होंने उनको पीट दिया, रख के पीट दिया। अच्छा, वहाँ से वो भाग गया, और दूसरे दिन लोग इनको हफ्ता देने आने, मतलब वो अच्छा, चाय का पैसा नहीं ले, ये नहीं, बहुत। मैंने जो कहा ना हाँ, कि जितनी संघर्ष मेरे वालिद मरहूम ने की है, बहुत कम लोगों ने किए। जाते थे रेस्टोरेंट में खाना खाने, पैसे नहीं होते थे, लेकिन खाना थोड़ा जब रह जाता था तो कुछ कभी मक्खी डाल दिया उसमें, कभी अच्छा, कुछ डाल शरारत दिया, भी करते इसमें थे। मक्खी है, कैसे तुम खाना देते हो। तो इतना चिल्ला, उनकी आवाज़ में इतना वो हाँ, था दम कि था। लोग पैसे ही नहीं लेते थे, अच्छा, रेस्टोरेंट वाले। और काफ़ी बेचारे पैदल भी चले जब पैसे नहीं होते थे। और हमें दिखाया उन्होंने वो अच्छा, सब चीज़ें दिखाई कि उन्होंने वॉचमैन तक की नौकरी की है मुंबई में। सरवाइव करने के लिए बॉम्बे में। फिर धीरे धीरे फिर एक बड़ा मुकाम फिर मिला। उसके बाद वो के अमरनाथ, फिर वो एज ए जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन हुए, 4th रो में थे। फिर उनकी आवाज़ की वजह से वो 1st रो में आए। तो शायद के अमरनाथ साहब थे या कौन साहब थे जिन्होंने उनको एज अ हीरो साइन किया। आप उनकी फेवरेट अगर हम पूछें, अजीत साहब की कौन सी फिल्म है और कौन से वो किरदार हैं? देखिए, एक किरदार को कहना बहुत मुश्किल होगा।
मुग़ल आज़म का दुर्जन कहूँ या नया दौर का वो दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। और लॉयन, तेजा, जितने भी उनके नेगेटिव्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लॉयन पसंद है। जंजीर का दीन दयाल तेजा, शाकाल यादों की बारात का, फिर राम बलराम का जग्गू लंगड़ा। हाँ। तो मतलब वैरायटी है। नटवर लाल में अमिताभ बच्चन के भाई का किरदार बहुत शानदार किरदार था, पॉजिटिव रोल था वो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो जंजीर में बहुत खतरनाक दिखे थे एकदम। फिर जिगर का बाबा ठाकुर। मतलब जब उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया, वो उनको एक मुकाम पे आने के बाद जब उनको ऐसा लगा कि हीरो जो है 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे आ रहे, 4 बजे आ रहे हैं, अच्छा, तो उनको लगा कि अब मुझे अलग हो जाना चाहिए, हाँ, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो वो अपना हैदराबाद निकल गए। फार्म वार्म है वहाँ पर, आराम से फार्मिंग और वो सब जो उनको जो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे, जी, शौक़ था अपनी लाइफ। निज़ाम क्लब में चले जाते थे शाम को वो, फिर अपने उधर चले गए फार्म हाउस पे। तो फिर सलीम आफ्ताब साहब मरहूम जो है वो गए। अच्छा। उससे पहले भी 2-3 लोग गए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन सलीम आफ्ताब साहब का बहुत बड़ा योगदान, मरहूम सलीम आफ्ताब का बहुत बड़ा योगदान है। वो उन्होंने एक किस्म से धरना दे दिया वहाँ पे। अच्छा। नहीं अजीत साहब, आपको ये आना ही आना है, ये फिल्म मेरी करना ही करना। जिगर से पहले वो अच्छा। कुछ उन्होंने बनाए थी, पुलिस ऑफिसर, राइट, पुलिस ऑफिसर। फिर लेकिन उन्होंने सलीम साहब को कहा कि देखिए साहब, मैं 2-3 दिन शूटिंग करूँगा। हाँ। अगर मुझे लगता है कि मैं काम कर पाऊँगा, हाँ, तो ही मैं, वरना मैं आपका सारा लॉस जो हुआ है मेरे वजह से उसके पैसे दे दूँगा, वापस आ जाऊँगा। तो बोले अजीत साहब, आप हम पे भरोसा रखिए, आप कर पाएंगे। आपको अपने आप पे नहीं, लेकिन हमको आप पर है। और वहाँ से उनकी तीसरी पारी जो है वहाँ से वो शुरू हुई। फिर तो काफ़ी फिल्में की उन्होंने। एक वो राजकुमार साहब के साथ भी बहुत बेहतरीन बेताज बादशाह, वो भी की। और देव साहब के साथ गैंगस्टर की। और देव साहब में जब उनकी मुलाकात हुई फिल्म फेयर अवार्ड में, देव साहब बोले हाउ कुड यू गो अवे, अपना घर छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो। अच्छा। हाँ। तो सबको लगा कि कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है। हाँ। इतना वार्म और इतना उनको वो मिला, ग्रैंड वेलकम मिला। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उनकी क्या राय होती थी? क्या होता है ना, कुछ लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखें, उनको लगता है यहाँ स्ट्रगल है या नेपोटिज्म है या जो कुछ भी है। आपके फादर की क्या राय होती थी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जो आपको वो कहते थे? देखिए, नेपोटिज्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है साहब। नेपोटिज्म आपको एक फिल्म दिलाएगी, हाँ बिल्कुल, बाकी तो ऑडियंस है, जनता है, वो डिसाइड करेगी कि ये उस लायक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। रहा सवाल मेरे वालिद का, वो बहुत खिलाफ थे। उसकी वजह ये थी कि उनके बड़े अजीज दोस्त, उनके बेटे की एक फिल्म सुपर हिट हुई थी और उसके बाद सारी फिल्में उसकी फ्लॉप होने लगी। तो उन्होंने वो दोस्त के बेटे का हाल देखा, नाम मैं नहीं लेना, तो वो बहुत ही दुखी अंदर से वो खुद भी बहुत दुखी थे कि मेरे दोस्त का बेटा मेरे बेटे जैसा, और ऐसा कैसे। तो इसीलिए उन्होंने जब मैंने उनसे कहा कि मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करनी, तो उन्होंने 3-4 चीज़ें मुझे एक साथ बोल दी। बोले मियाँ, मैं तुम्हारे लिए कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें कहीं रेकमेंड नहीं करूंगा, तुमको अपनी स्ट्रगल खुद करना है। और जहाँ तक हो सके ये कहना भी मत कि तुम मेरे बेटे हो। अच्छा। हाँ, स्ट्रगल करो और you're on your own।
मिलता है तुम्हारा नसीब, हाँ बिल्कुल। वो समझे कि 1 2 3 4 महीने करेगा, निकल जाएगा। आके वापस आ जाएगा, हाँ। फिर मैं उसको बहुत कायदे से हैदराबाद भेज दूंगा खेती बाड़ी संभालने या कोई वहाँ पर उसको बिजनेस खोल के दे दूंगा। हाँ। लेकिन मैं, अगर वो पठान है तो मैं भी पठान हूँ। अच्छा। वो भूल गए कि मैं भी पठान का बेटा हूँ, हाँ। मेरी रगों में भी पश्तून खून है। हाँ। मैंने कहा सर, जिएंगे मरेंगे यहीं पे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जो कुछ करना है वो यहीं करना है, चाहे स्ट्रगल करना है, चाहे कुछ भी, जो भी करना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, अच्छा करना है। हलाल रास्ते से, जायज़ रास्ते से जो कर सकते हैं वो करना है। और अब तक करते आ रहे, संघर्ष है, जिंदगी भर संघर्ष। आपने देखा होगा कि जब आप कार्डियो ईसीजी निकालने जाते हैं, कोई भी जाता है हॉस्पिटल में, जी। तो उसकी लाइन ईसीजी की देखी है आपने, अप डाउन बिल्कुल, अप डाउन। वही है तो जिंदगी भी वैसी है, बिल्कुल। कभी बेशक। ऊपर, कभी दाल दाल, कभी पात पात। बेशक। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग है टू टेक ऑन थिंग्स, यू नो। राजेंद्र कुमार साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती थी अजीत साहब। जी 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 जी। आप फिर फैमिली रिलेशन है तो आपका तो आना जाना या घर पे होगा राजेंद्र साहब, थोड़ा सा उनके बारे में। एक्चुअली मैं बहुत छोटा था उस वक्त, आप 66 में तो मैं पैदा हुआ था। मैं सलमान खान से 1 साल छोटा हूँ। अच्छा। हाँ, वो 65 में पैदा हुआ, मैं 66 में पैदा हुआ। देखिए, हमें हमेशा डैडी ने अपने दोस्तों से अलग रखा, फैमिली को अलग रखा, हाँ। और अपने काम को अलग रखा। हाँ। तो जो भी उनकी दोस्तियाँ थी, जो भी थी, वो उन तक थी। हाँ, कभी हम सेट पे गए तो वहाँ मुलाकात हुई, बात हुई, ये है वो है, बिल्कुल। आप समझे। तो उन्होंने बिल्कुल एक बहुत ही डिस्टेंट रखा था, डिस्टेंस रखा था काम को और पर्सनल और उनकी प्राइवेट। ही वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। अजीत साहब का इंतकाल भी हैदराबाद में हुआ था, किस तरह से गुजरे थे उनके आखिरी दिन? एक्चुअली उनकी बाईपास हुई थी 1980 में। उसके बाद वो रेगुलर चेकअप्स कराते थे, और फिर जब दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आए वो, तो उनकी लेट नाइट्स और ना सिगरेट स्मोकिंग और वो सब चीज़ें, उनकी एक जो रेगुलर लाइफ जी रहे थे, वो इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद वापस इरेगुलरिटीज़ उनकी शुरू हो गई। अच्छा। और अफसोस की बात यह है कि मैं यहाँ पर था, वो वहाँ पर थे, मैं यहाँ पर शूटिंग कर रहा था, और अचानक फ़ोन आया कि भाई उनको कार्डियक अरेस्ट आया है। तो फार्म पे थे, फिर फार्म से पे जब तक उनको हॉस्पिटल ले गए तब तक ही वॉज नो मोर। अब मैं ये सब क्या कहूँ, लेकिन जो बायोपिक मैं बना रहा हूँ अच्छा अपने फादर पे, अच्छा, उसमें मैं काफ़ी राज जो लोग नहीं जानते वो फाश करूँगा। क्या स्टेटस है? स्टेटस तो अब वो भी नहीं बताऊँगा। अच्छा। लेकिन जब नहीं, आएगी, स्टेटस मतलब स्क्रिप्ट लेवल पर है? हाँ या? हाँ, स्क्रिप्टिंग पर है। हाँ। लेकिन बायोपिक में लोगों को अजीत साहब का वो रूप और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, जो उनके साथ गुजरी, वो सब चीज़ें मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये लॉइन जो है, लॉइन की हकीकत क्या है, वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बोल तो सिर्फ ऊपर वाले को जायज़ है, लेकिन ये क्योंकि मैं अपने बाप को सबसे ज़्यादा इस दुनिया में चाहता हूँ। मैं जितना अपने बाप को चाहता हूँ शायद ही मैंने किसी को चाहा है। ख्वाहिश है कि मैं उनकी जो उनके ऊपर जो गुजरी है वो दुनिया वालों को दिखाऊं। ऐसी क्या गुजरी है जिससे आप इतना आहत हैं? नहीं, वो मैं अभी आपके इस पॉडकास्ट में नहीं बताऊंगा, वो उनके बायोपिक में बताऊंगा, जो एक वेब सीरीज़ की तरह मैं सोच रहा हूं। हाँ, मैं फिल्म नहीं सोच रहा हूँ उसको, एज अ वेब सीरीज़। ओके। वेब सीरीज़ में मैं डिटेलिंग ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अजीत साहब का किरदार आप निभाएंगे? नहीं, मैं पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द OTT चैनल। बट वो ठीक है, मगर
शहजाद भाई मतलब जो कद काठी है, जो आवाज़ है, वो तो आप पे ही सूट करेगी और तो कोई कर नहीं पाएगा, मुझे लगता है। वो देखते हैं हाँ। वो हम कौन करता है क्या है, लेकिन इंशाल्लाह उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी बताऊंगा जो दुनिया नहीं जानती। जब आप इन स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में जब जाते थे स्कूल में या कॉलेज में, लोग आपसे कहते थे कि अपने डैडी की के डायलॉग बोल के जी जी दिखाओ? जी हाँ कहते थे, तो तब से प्रैक्टिस हुई। अच्छा। स्कूल के दिनों से प्रैक्टिस हाँ। हुई है मेरी, मेरे वालिद साहब की आवाज़ और अंदाज। और मेरे वालिद साहब अक्सर मेरी मरहूम वालदा को कहते थे कि क्योंकि उन दोनों की एज में कुछ 15-20 साल का फ़र्क था। अच्छा। मेरी वालदा उनकी तीसरी बीवी थी। हाँ। तो कहते थे अगर मैं कभी दुनिया से चला भी गया हाँ। तो मेरा ये बेटा तुमको हमेशा मेरी याद दिलाएगा, अरे वाह। क्योंकि इतनी जो शबाहत जो है हाँ। वो मेरे किसी भाई की नहीं है जितनी मेरी है। और मैंने आपसे कहा कि ऊपर वाले ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, लोगों का मनोरंजन करने। हाँ। तो हो सकता है इसी वजह से शक्ल भी ऊपर वाले ने मुझे वैसी दी। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में आपके दोस्त कौन हैं? मेरे बहुत कम दोस्त है। लिमिटेड। हाँ, मेरे एक लड़की के ज़माने का एक दोस्त था जिसका नाम सलमान खान, अच्छा। और आज भी वही है। सलमान खान जी, आज वो बहुत बड़े स्टार हैं। सलमान खान तो अपने दोस्तों के साथ बहुत काम करते हैं, उन जी। फिल्मों में लेते हैं, तो आप इतने दूर कैसे हुए? मैंने एक फिल्मों फिल्म से? की, 2 फिल्में की ना उनके अंदाज साथ, अपना अपना एक की है और एक भारत की। हाँ, भारत की है लास्ट। जी, काफ़ी है ना। तो मिलते जुलते हैं, मतलब मुलाकात हाँ, बात होती है सलमान से? जब फ़ोन पे बात होती है और जब वैसा होता है तो उससे मुलाकात भी कर लेते हैं। बाकी हाँ, मैं 100 में भी तन्हा हूँ और 100 में भी तन्हा है और 1 में भी अकेले है, ऐसा कुछ पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ। वो दोस्त तो बहुत है, मतलब अक्वेंटेंसेस बहुत हैं हमारे, बहुत सारे हैं। लेकिन जो जैसे स्कूल का एक मेरा दोस्त है मुस्तफ़ा ईसा, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है वो, इंटीरियर डिज़ाइनर है वो। अच्छा। तो 2-3 जो मेरे स्कूल से बचपन से जो है उनके साथ मैं अभी भी अटैच्ड हूँ। बाकी लोग मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, ये मिलते रहते हाँ, हैं, जाहिर बिछड़ते रहते हैं। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जी, है, जी। नए दोस्त पुराने हो जाते हैं, फिर नए दोस्त आ जाते हैं। जी, आधे से ज़्यादा लोग मुझसे इस चक्कर में मिलते हैं कि मैं उनको सलमान खान से मिला दूँ। मैं उनको कहता हूँ भाई आपको मैं क्यों मिलाऊँ सर, एक फ़ोटो लेना है आप, और मुझे एक फ़ोटो सलमान। मैं बोला फ़ोटो क्यों लेना है आपको? बोला अगर आपको कुछ ऐसा है तो पहले आप बीइंग ह्यूमन में डोनेशन दीजिए, उसके बाद मैं सोचूंगा। अच्छा। पहले आप नेक काम कीजिए ना, जो उनकी वो चल रही है, ट्रस्ट है। उसमें आप वो डोनेशन दीजिए, हाँ, उसके बाद सोचेंगे। पता नहीं लोगों को ये क्या खपत है। ये अलग बात है कि सलीम अंकल को मेरे वालिद मरहूम इंदौर से यहाँ लेकर आए और बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। अच्छा। जी जी जी, मेरे वालिद और सलीम अंकल का बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे घर में रहे सलीम अंकल। अच्छा। जी, तो एक बहुत ही पुराना अटूट सा बंधन है। इनफैक्ट सलमान की वालदा जो है, सलमान जी, वो मेरे वालिद मरहूम के जो डेंटिस्ट थे उनकी बेटी थी। अच्छा। जी, तो ये बात है। आप देखना, सलमान ने खुद ने कहीं कहा है किसी प्रोग्राम में कि उस वक्त मेरे वालिद माहिम में रहते थे, तो सलीम अंकल यहाँ बैंड्रा से खास माहिम जाते थे, और तो उसी दौरान तो नहीं मुलाकातें हुई? जी, उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई, और सलमान ने खुद ने कहा है एक प्रोग्राम में। तो खैर मेरे वालिद भी कहते थे, सलीम अंकल ने भी कहा। तो अब सलीम साहब से आपकी मुलाकात हाँ, होती सलीम है? अंकल से मुलाकात होती है, फ़ोन पे बात होती है, जब ज़रूरत होता है मैं चला जाता हूँ उनसे मिलने, जब बहुत याद आती है उनकी। अच्छा। क्योंकि उनकी भी टाइमिंग्स है, मतलब हाँ, अब उम्र का भी तकाजा है। उम्र का भी तक, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ही इज़ फिट। बिल्कुल। सलीम अंकल को अल्लाह, मैं कहूँगा, लंबी उम्र दे, उस पूरे ख़ानदान को लंबी उम्र दे और खूब 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 पैसे दे, खूब तरक्की दे।
क्योंकि सलमान हो, सलीम अंकल हो, सलमा आंटी हो, अरबाज, सुहेल, अलवीरा, ये सब इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। अतुल जो हाँ, अग्निहोत्री, हाँ। अतुल जो है वो भी, ये लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते और पूरे दिल और उससे और बिना किसी उम्मीद से बिल्कुल बेलोस करते। मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मैं पेपरों में आता है कि भाई SRK के एसेट्स इतने 1000 करोड़ के, फलाना के एसेट्स इतने 1000 करोड़ के, सलमान के एसेट्स इतने, बड़ी बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें से कितना इन्होंने गरीबों को दिया है। और ऊपर वाला यही कहता है ना, ऊपर वाले का निज़ाम है कि आप मेरे बंदों का ख्याल रखो, मैं आपका ख्याल रखूँगा। तो ये तो मेरी दिल से दुआएं हैं उन सब के लिए। तो सलीम साहब को कैसे, मतलब इंदौर से कैसे कनेक्शन हो गया? क्योंकि भाई वो मेरे वालिद बता सकते हैं। ना वो सलीम साहब के वालिद जो है वो पुलिस ऑफिसर थे। और मेरे वालिद और शमी कपूर साहब, नौशाद साहब, जॉनी वॉकर अंकल, ये सब शिकार के ले जाते थे। ओके, हाँ। और सलीम अंकल उनके साथ रहते थे इस तरह से। और सलीम अंकल को उस वक्त से एक्टिंग का बड़ा शौक था। हाँ, वो आए थे एक्टिंग ही जी करने। जी। और इनफैक्ट पहली फिल्म जो सलीम अंकल की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, साहिब मिस्र, पता नहीं क्या नाम था मुझे, उसमें हीरो मेरे वालिद अजीत साहब, अच्छा। हीरोइन हेलेन आंटी, अच्छा। और विलन सलीम खान। इत्तेफाक। इत्तेफाक, देखिए, बिल्कुल इत्तेफाक। तो अब आगे क्या प्लान है आपके शहजाद भाई? मेरा ये प्लान है कि अच्छे रोल्स करना, कॉमेडी के अलावा भी। अच्छा। और मेरे वालिद की बायोपिक पे को जल्द से जल्द लोगों के सामने लाने के लिए इसी संघर्ष में लगा हुआ हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।